जय हिंद मित्रों, मेरे भाइयों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं किसकी तैयारी, हम लोग कर रहे हैं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी। ओके, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, सॉरी एक मिनट, हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी हम लोग क्या कर रहे थे, हिस्ट्री में हम लोग कर रहे थे मध्यकालीन हिस्ट्री। ओके, मध्यकालीन हिस्ट्री में हम लोग कर रहे थे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम लोग कहाँ तक आ चुके थे, दिल्ली सल्तनत में हम लोग 5 वंशों के बारे में पढ़ने वाले थे। तो 5 वंश में से हम लोग एक वंश किसको, गुलाम वंश को हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो गुलाम वंश को हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम करेंगे बात खिलजी वंश की। ओके, कौन सा वंश, खिलजी वंश। खिलजी वंश में कौन कौन संस्थापक हुआ है, कौन वास्तविक संस्थापक है, कितने वर्ष का ये शासनकाल रहा है, तो ये सब इसके हम लोग जानेंगे इसके बारे में। ओके, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो खिलजी वंश है इसका शासनकाल कितने 30 वर्षों का शासनकाल है। इस वंश का सबसे छोटा शासनकाल है, इस वंश का सबसे छोटा शासनकाल है। ओके, अगर बात करें इसके संस्थापक के बारे में, इसका संस्थापक कौन है, इसका संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। कौन कौन, जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक, जिसे हम फिरोज खां भी कह सकते हैं। ओके, फिरोज खां भी कह सकते हैं, फिरोज खिलजी भी कह सकते हैं। ओके, कौन, जलालुद्दीन खिलजी। ओके, कब से कब तक इस वंश का शासनकाल रहा है, तो जैसा कि इस वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा है, इस वंश का शासनकाल रहा है कब से 1290 से लेके 1320 तक, लगभग 30 वर्ष का शासनकाल है। अभी मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, बाकी फिर अब ब्लैक बोर्ड पर चलेंगे तब इस पर बात करेंगे। और जो हम बात करेंगे इसके संस्थापक के बारे में, तो इसका संस्थापक कब से कब तक रहा है, इसका संस्थापक रहा 1290 से लेके 1296 तक का। उसका शासनकाल लगभग 6 वर्षों का रहा है। ओके, अब बात करते हैं बोर्ड पर, आ जाइए। आइए, हम किस वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं खिलजी वंश के बारे में। ओके, खिलजी वंश के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस वंश का इस वंश में टोटल इसका काल कितने वर्षों का रहा है, इस वंश का टोटल काल लगभग 30 वर्ष का रहा है। कितने वर्ष का, लगभग 30 वर्ष का, जो मायने रखे जाते हैं वो 30 वर्ष का शासनकाल है इसका। ओके, अब बात नीचे आ जाते हैं, इस वंश का संस्थापक कौन है, किसने इस वंश की स्थापना करी, तो इस वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, वो है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा है, भैया ये गद्दी पर कब से कब तक बैठा है, कब से कब तक इसने शासन चलाया, तो बात करते हैं। इसने शासन चलाया 1290 से लेके 1206 तक, 96 तक, सॉरी 1296 ईस्वी तक, लगभग 6 वर्ष का शासनकाल। कितने, 6 वर्ष का शासनकाल। भाई साहब का ज़्यादा लंबा शासनकाल नहीं है, पर इनने चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं करी। मैं अभी जब बताऊंगा इसके बारे में कि भाई ने अपनी लड़की की शादी अपने ही भतीजे से कर दी। सोचो उस समय की बात कि एक रिश्ते से उसकी बहन लगी ना, और उसकी लड़की हुई, और जो उसका भतीजा है एक प्रकार से उसका भाई लगा लड़की का, मतलब बोल सकते भाई से ही शादी करवा दी। किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने अपने पुत्री की। आगे जानेंगे इसके बारे में, आइए बात करते हैं। इन लोगों की राजधानी कौन सी थी, इन लोगों की राजधानी कौन सी, किलो खेरी। कौन सी, किलो खेरी, किलो खेरी इन लोगों की राजधानी थी। किलो खेरी के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि किलो खेरी की बात हम कहाँ पे किए थे। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि हम लोगों ने इसकी बात कहाँ पे करी थी। ओके, इसका शासनकाल, ये जो खिलजी वंश है इसका शासनकाल सबसे छोटा शासनकाल रहा है। कितने वर्षों का, जैसे मैंने आपको बताया था, कितने 30 वर्षों का। कहाँ पर, दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली सल्तनत में इसका सबसे छोटा शासनकाल रहा है। ओके, और क्या बात है इसमें, आते हैं जानते हैं। 1296 में मंगोलों का आक्रमण, 1296 में मंगोलों का आक्रमण हुआ इसके ऊपर। कौन किसके ऊपर, खिलजी वंश के ऊपर। और खिलजी वंश में भी कौन संस्थापक था, जलालुद्दीन खिलजी। इसके ऊपर मंगोलों का आक्रमण हुआ कब, जब ये अपने आखिरी समय पर था। कौन, खिलजी अपने आखिरी समय पर था। आखिरी मतलब 1296 में इसका लास्ट समय, इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु कर दी जाएगी, हो नहीं जाएगी। ओके, आक्रमण हुआ और खिलजी ने किसको हरा दिया, मंगोलों को हरा दिया। जब मंगोल उसमें हार जाते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर उसमें 2000 सैनिक ऐसे थे
जो क्या इसने बोला कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा पर तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ आना होगा। तो वो 2000 सैनिक इसके साथ आ गए। जो 2000 सैनिक थे मंगोल सैनिक, वो इसके साथ शामिल हो गए। जब वो 2000 सैनिक शामिल हुए तो उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए, उनको ओढ़ने के लिए भी जगह चाहिए, कपड़े चाहिए, सब चीज़ चाहिए थी, उनको सारी फैसिलिटी चाहिए थी। तो इसने क्या किया कि उन लोगों के लिए एक शहर बसाया, शहर का निर्माण करवाया। वो शहर आज भी स्थित है दिल्ली में। अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, या आप लोग गूगल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। अभी वर्तमान में नाम शायद चेंज हुआ है कि नहीं, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, क्योंकि अभी भाई साहब नामों का बहुत चल रहा है, बहुत नाम चेंज हो रहे हैं, समझे, यूपी में तो खास खास। बात करते हैं, क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था कि 2000 सैनिक, जब 2000 सैनिक वो आए तो इन्होंने क्या किया कि इसके लिए ये एक घर, इनके लिए एक जगह बनाई। ये कौन थे? ये थे नवीन मुसलमान। इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया नवीन मुसलमान, कि ये लोग नए मुसलमान होंगे। ओके, तो इन्हें कहा गया नवीन मुसलमान। ओके, और क्या है, इनके लिए एक शहर बचाया, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रहेंगे ही भाई साहब, आएंगे तो ऐसे थोड़ा ना कहीं भी किसी की जगह घुस जाएंगे, नहीं ना। तो 2000 की संख्या बहुत हो जाती है भाई। एक गांव में नॉर्मली, अगर आप यूपी से होंगे, कहीं से भी होंगे, तो एक गांव में नॉर्मली चुनाव जब पड़ता है तो कितने व्यक्ति होते हैं? एक गांव की संख्या में 4000 5000 इतनी तो होती है, कम से कम 2 से 4000 के बीच में। तो ये पूरे एक शहर ही बसाने के इरादे में थे। ओके, तो ये नवीन मुसलमान हुए। इन लोगों को आ गया, इन लोगों को आ गया नवीन मुसलमान। ओके, और क्या है, इनके लिए एक शहर बसाया गया, जिस शहर का नाम क्या था? मंगोलपुर या मंगोलपुरी, जिसे मंगोलपुर कहती है, मंगोलपुरी कहते हैं। ओके, जानते हो और इसके बारे में? जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह, जैसे मैंने आपको बताया था, विवाह नहीं कहेंगे, निगाह कहेंगे, कि ये लोग मुसलमान थे तो इनमें निगाह होता है, विवाह नहीं होता। विवाह हिंदुओं में होता है। ओके, तो इसने क्या किया, इसने अपनी बेटी का विवाह, जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का निगाह, मैं बार बार विवाह बोल रहा हूँ, सॉरी, निगाह अपने भतीजे किससे? अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी कौन है उसके बारे में हम लोग आगे जाने की, बड़ा ही क्रूर शासक रहा है, और भारत पे आगे इसने क्या क्या कार्य किए वो हम सब बताएंगे इसके बारे में। सॉरी, क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। किसका? अपनी बेटी का। कब किया? 1296 में कर दिया, क्योंकि ये अंतिम सैया पे था। अंतिम सैया का मतलब स्वर्गलोक पधारने वाला था। स्वर्गलोक बोलेंगे या जन्नत बोलेंगे, मुसलमान में जन्नत ही होती है। ओके, तो वहाँ पे ये सब भाई साहब जाने वाले थे। जाने वाले क्या थे? इसको पहुँचाया गया है। पहुँचाया किसने? इसका ही दामाद। अब ये इसका दामाद हो गया, पहले तो इसका पुत्र था, भाई का लड़का पुत्र हुआ ना, तो पहले इसका पुत्र था, अब कौन हो गया? अब दामाद हो गया। ओके, बेटी का विवाह कर दिया, निगाह भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी से विवाह कर दिया, तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि ये लोग अपने में ही संबंध बना लिया करते थे। संबंध बनाने का मतलब कि खुद में ही विवाह कर लिया करते, कोई रिश्ता नाते नहीं देखते। जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है कि भाई और बहन की शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब मुस्लिम धर्म में भी फिलहाल अभी है कि भाई बहन की शादी नहीं हो सकती है, पर कुछ जगह अभी भी ये प्रथा चलती है। पाकिस्तान का पता नहीं भाई, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। कभी कभी भारत पर रॉकेट छोड़ने की बात करते हैं उनकी बात छोड़ो, वो तो अलग ही है उनका, कुछ टॉपिक छोड़ते हैं, अपने बात करते हैं कि हाँ, इससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग विवाह करते थे किसमें? अपने ही परिवार में संबंध बनाते थे, विवाह संबंध या निगाह संबंध रखते थे। ओके, और बात करते हैं, और क्या, इसने जब ये अलाउद्दीन खिलजी, इसका विवाह हो गया, तब इसने क्या किया? 1296 में एक आक्रमण करता है। कौन सा आक्रमण? 1296 में इसने दक्षिण भारत के खिलाफ, नीचे की ओर, जैसे अब अगर आप भारत का मैप देखोगे तो ये मैप है भारत का, ये मैप है, ये यहाँ पे थे दिल्ली पर, और ये इन्होंने क्या किया? ये दक्षिण पर, यहाँ पर देवगिरी में, जो बोलेंगे तो महाराष्ट्र, इस एरिया में, महाराष्ट्र वर्तमान में कहाँ है? यहाँ पे है। तो इस एरिया में इसने क्या किया? देवगिरी जो जगह का नाम है वर्तमान महाराष्ट्र में, इस पे इसने आक्रमण कर दिया, और ये इसमें विजय भी हुआ। ओके, जब ये इसमें विजय हो जाता है तो इसने और फिर आगे बढ़ेगा ये, तो फिर हम लोग इसके बारे में और जानेंगे कि जैसे इसने जब आगे गया तो 1296 में ही इसने अपने किसकी? ससुरा की, या बोल सकते ससुर की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? अपने ही ससुर की हत्या कर दी। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी। ओके, जानते हैं इसके बारे में आगे? चलिए आइए दोस्तों, अब जानते हैं और इसके बारे में, इसके दरबारियों के बारे में, और थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। इसके दरबारी में पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसकी हत्या कैसे हुई।
और क्या क्या बात हुई। ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? जलालुद्दीन खिलजी का दामाद, और एक प्रकार से इसका भतीजा भी था। एक तरफ से भतीजा था, दूसरी तरफ से दामाद था, क्योंकि इसने अपनी बेटी की शादी इससे करवाई थी। तो इसलिए एक तरफ से ये इसका दामाद हुआ और एक प्रकार से इसका भतीजा हुआ। तो इसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी। किससे कहकर? अपने सेनापति से कहकर इसकी हत्या करवा दी। इसको लुढ़का दिया कि भाई अब तू जा, तेरा बहुत हो गया, अब तो निकल, अब मुझे करने दे शासन। तो इसने अपने सेनापति से कहा कि भैया इसको लुढ़काओ और मुझे राजा बनाओ। तो उसको लुढ़काया, इसने काम खत्म किया इसका और खुद राजा बन गया। ये कहाँ पे इसका काम खत्म हुआ, कहाँ पे इसको लुढ़काया गया? तो इसको लुढ़काया गया कड़ा मानिकपुर, एक जगह है कड़ा। ओके, कड़ा ये कहाँ पे पड़ती है? ये मानिकपुर में पड़ती है। मानिकपुर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है इलाहाबाद में। और फिर इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद पड़ता है यूपी उत्तर प्रदेश में। ओके, उत्तर प्रदेश में पड़ता है इलाहाबाद। तो यहाँ पे इसकी भाई साहब की हत्या कर दी गई। मौत तो कहेंगे नहीं ना, क्योंकि मौत तो जनरली होती है, वो तो प्राकृतिक होती है। पर किसी की हत्या करी जाए, किसी को मारा जाए, तो उसे तो हत्या कहेंगे ना। तो इसकी क्या हुई? हत्या हो गई। इसको लुढ़का दिया कि इसका काम खत्म हुआ। अब थोड़ा किसके जलालुद्दीन खिलजी के दरबारियों के बारे में जानते हैं। किसके दरबारी कौन कौन रहे और कौन महत्वपूर्ण दरबारी था। ओके, तो जानते हैं पहले कौन है। एक तो अमीर खुसरो है और दूसरा हसन देहलवी है। कौन? हसन देहलवी। इसके दो दरबारी रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। कौन? एक तो अमीर खुसरो, दूसरा हसन देहलवी। ओके, अमीर खुसरो ने कुछ रचनाएं करी और कुछ निर्माण किए हैं या कुछ आविष्कार किए हैं। तो पहले उनके निर्माण या आविष्कार के बारे में जानते हैं। आविष्कार कौन सा है? जो हम कव्वाली सुनते हैं, उस कव्वाली का आविष्कार किसने किया है? यही किसने? अमीर खुसरो जी ने किया है। और क्या है? सितार का आविष्कार किसने किया? जो हम बजाते हैं सितार, उस सितार का आविष्कार किसने किया? वो भी किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। ओके, और तबले का आविष्कार, तबला जो बजाते हैं, उस तबले का आविष्कार भी किसने किया? अमीर खुसरो ने ही किया है। ओके, और क्या है? गज़ल का निर्माण। हम जो गज़ल सुनते हैं, जो धीरे धीरे बोलते हैं, आपने बहुत सी फिल्मों में सुना होगा। एक गज़ल जो एक मंच पर बहुत सारे लोग एक ग्रुप में गाई जाती है गज़ल। सिंगल गज़ल नहीं गा सकते हैं, पर उस तरीके से मज़ा नहीं आता। अगर गाओगे भी तो उस प्रकार से मज़ा नहीं आता जो साथ में ग्रुप में होता है ना, उसमें अलग ही मज़ा होता है। तो इनका क्या है? गज़ल भी गाते हैं। इन्होंने गज़ल का निर्माण किया। किस किस का निर्माण? कव्वाली, सितार, तबला और गज़ल, इन 3-4 चीज़ों का निर्माण करा है। ओके, चीज़ें और भी है, पर ये जो इम्पोर्टेंट है वो सारी यहाँ पे लिखी है। पेपर में पूछ सकता है कि अमीर खुसरो का निर्माण बताएं, या दे देगा ऑप्शंस में कि अमीर खुसरो के इनमें से कौन सा निर्माण नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा निर्माण किया है, कौन सा नहीं किया है। ओके, आइए आप जानते हैं इसने ग्रंथ लिखा है। ग्रंथ क्या है? तुगलकनामा। तुगलकनामा किसके ऊपर है? ये तुगलक के ऊपर है। इसने क्या है ना, ये जो अमीर खुसरो है इसने 8 राजाओं का शासनकाल देखा हुआ है। ये क्या हुआ? 8 राजाओं के शासनकाल में इसने रहा है। सॉरी, ये क्या है? ये 8 राजाओं के शासनकाल में रहा है। इसने 8 राजाओं का शासनकाल देखा है। ओके, 8 राजाओं का शासनकाल इसने देखा हुआ है। तो इसकी एक तुगलकनामा इसने रचना करी। क्या इसका ग्रंथ? इसको ग्रंथ कहा गया। तुगलकनामा एक ग्रंथ है। और क्या रचना करी इसने? करी तारीख है अलाइन, एक और किताब है जिसका नाम है तारीख है अलाइन। इसकी भी रचना इसने ही करी है। किसने? अमीर खुसरो ने। ओके, अमीर खुसरो का है, अमीर खुसरो शिष्य रहे हैं। अमीर खुसरो शिष्य किसके थे? कौन इसके गुरु थे अमीर खुसरो के? तो अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो कौन थे? वो थे निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कितने राजाओं का शासनकाल देखा है? तो निजामुद्दीन औलिया ने 7 राजाओं का शासनकाल देखा है। कितने? 7 राजाओं का शासनकाल देखा है। अब वो हम जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो आप जानते जाएंगे कैसे बाबर तक ये शासनकाल में रहा है। अकबर तक ये शासनकाल में रहा है, जब अकबर का जन्म हुआ था। ओके, वो हम जब इसके बारे में बात करेंगे, अकबर के बारे में जब हम आएंगे, मुगल वंश पे जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे इसके बारे में। अभी जितना इनके बारे में यहाँ पे जानने के लिए आप लोग यहाँ से जान लीजिए। ओके, और क्या क्या? और तूतीय हिंद का निर्माण किया। किसका? तूतीय हिंद। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि ये कितने राजाओं का शासनकाल देख चुका था? 8 राजाओं का शासनकाल इसने देख रखा है। किसने? अमीर खुसरो ने। अब हम इसके बारे में बात हो चुकी है। किसके बारे में? जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। ओके, जलालुद्दीन खिलजी के हम उसके सारे निर्माण जान चुके हैं
उसके शासनकाल के बारे में जान चुके हैं और उसके दरबारियों के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि उसके दरबारी कौन कौन थे। जैसे अमीर खुसरो और दूसरा व्यक्ति कौन सा, वो था हसन देहलवी। ये इसका हो गया। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा है? इसका शासनकाल कब से 1290 से लेकर 1296 तक, लगभग 6 वर्ष का शासनकाल रहा है। टोटल अगर शासनकाल जोड़ा जाए खिलजी वंश का टोटल शासनकाल कितने वर्षों का है? टोटल शासनकाल ही इनका 30 वर्षों का है। ये शासनकाल ज़्यादा वर्षों तक नहीं चला है। ओके, तो ये 30 वर्ष तक चले भैया। सबसे छोटा काल अगर दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा काल बोला जाएगा तो इनका ही रहा है। किसका? खिलजी वंश का सबसे छोटा का शासनकाल रहा है। ओके, आप जानते हैं किसके बारे में? आप जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि इसने भाई साहब ने क्या क्या कार्य किए, भारत में आके कैसा अपना कहर था है। आप जानते हैं किसके बारे में? आप जानते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था? वही व्यक्ति जिसने अपने ससुर को लुढ़का दिया था। ओके, तो अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे कि ये एक तो इसका क्या जलालुद्दीन खिलजी इसका कौन था? एक तरफ से तो इसका दामाद था, एक तरफ से इसका चाचा था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये लोग ना अपने ही परिवार में रिश्ते बना लिया करते थे। तो क्या किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे के से अलाउद्दीन खिलजी से अपनी बेटी की शादी कर दी थी। यहाँ तक हम लोग जान चुके थे। अब जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि ये भाई साहब कैसे कैसे आगे कार्य करेंगे। ओके, तो जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा है? इसका शासनकाल रहा है 1296 से लेकर 1316 तक, लगभग 19 साल का शासनकाल। ज़्यादा लंबा शासनकाल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि खिलजी वंश का शासनकाल ही 30 वर्ष का शासनकाल है। सबसे छोटा शासनकाल दिल्ली सल्तनत का। ओके, तो कितना 19 वर्ष तक भाई साहब ने किस पे राज किया है? दिल्ली शासन पर, दिल्ली की गद्दी पर राज किया है। खूब होशियार से बैठे रहे आराम से। अच्छा, जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी का गुरु कौन था? इसका गुरु कौन था? इसका गुरु था कौन? हजरत निजामुद्दीन औलिया। जैसे मैंने आपको बताया कि हजरत निजामुद्दीन औलिया और क्या 7 राजाओं का इसने शासनकाल देखा रखा है। तो इसका भी एक उसमें से एक ये भी है जिसका इसने शासनकाल देखा है। किसका? हजरत निजामुद्दीन औलिया। इसका उपनाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के और भी नाम है, तो इसके जो उपनाम है वो नाम कौन कौन से हम जानते हैं। जैसे कि इसका बचपन का नाम क्या था? अली या गुरसप। क्या? अली या फिर गुरसप, ये इसके बचपन का नाम था। 2 इसके बचपन के नाम हुए। और फिर एक है अमीर उल मोहम्मदीन। कौन? अमीर उल मोहम्मदीन, ये भी इसका एक उपनाम है। और क्या है? सिकंदर सानी। इसने खुद को सिकंदर सानी कहा है कि मैं एक सबसे बड़ा राजा हूँ, सबसे बलशाली हूँ। अपने आप को इसने सिकंदर की तरह घोषित करने की कोशिश करी है, पर भाई साहब थे नहीं इतने महान। और क्या है? भारत का समुद्रगुप्त। इसने कहा है कि मैं भारत का समुद्रगुप्त हूँ। अपने आप को इसने खुद ही उपाधि दे दी। ये दोनों उपाधि इसने खुद ही दे दी अपने आप को। ओके ओके। और क्या है? सुल्तान जहाँ। सुल्तान जहाँ की उपाधि से किसने दी? सुल्तान जहाँ की उपाधि किसने दी? अमीर खुसरो ने दी। अमीर खुसरो कौन? किसका? जो जलालुद्दीन खिलजी का दरबारी था, उसका दरबारी था और उसका कवि भी था उसका। ओके, तो इसने उसको उपाधि दी क्योंकि उसने भी कितने 8 राजाओं का शासनकाल देखा है। ओके, तो ये इसने उपाधि दी किसकी? सुल्तान जहाँ। सुल्तान जहाँ का मतलब सारे जहाँ का सुल्तान, मतलब सारे जहाँ का राजा या ईश्वर। ओके, तो इसकी उपाधि इसने दी किसने? अमीर खुसरो ने। और क्या? इसका राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ? इसका राज्याभिषेक हुआ लाल महल में। राज्याभिषेक कब हुआ इसका? तो राज्याभिषेक कब हुआ? जब इसने अपने ससुर को लुढ़का दिया 1296 में। उसके बाद इसने कहा कि अब भाई साहब गद्दी खा ली, अब मैं ही बैठ जाता हूँ, कोई बैठने लायक है ही नहीं। तो इस भाई साहब ने खुद ही थमा लिया अपने आप को। तो इसने कहाँ पे 1296 में लाल महल में इसने अपना राज्याभिषेक करवा लिया। लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लाल महल का निर्माण किसने करवाया था। लाल महल का निर्माण बलबन ने करवाया था। बलबन ने इसका निर्माण किया। इसने भाई साहब ने क्या किया? इसमें अपना राज्याभिषेक करवा लिया। जानते हैं इसकी और प्रयासों के बारे में? प्रयास कहेंगे या फिर इसके कार्य कहेंगे। कुछ कार्य इसके ऐसे रहे जो प्रयास ही रहे, पूरे हो ही नहीं पाए। तो चलिए जानते हैं। अब आते हैं इसके और चीज़ों के बारे में, जानते हैं इसके अभियानों के बारे में कि इसने कौन कौन से अभियान किए हैं। ओके, तो आइए बोर्ड पर, आइए बोर्ड पर देखो। आइए बात करते हैं इसके अभियानों के बारे में। तो इसके कौन कौन से अभियान हैं? इसके टोटल 4 अभियान हुए हैं। 4 अभियानों को हम लोग ट्रिक से जानेंगे। टोटल तो 4 अभियान नहीं बोल सकते, अभियान तो बहुत ज़्यादा हुए हैं, पर ये उत्तर भारत के अभियान है जिसने उत्तर भारत में किए हैं। क्या है? इसके 4 अभियान हैं, उसको हम ट्रिक से जानेंगे। ट्रिक क्या है इसकी? गुरचिम।
क्या ट्रिक है? गुरचिम। गुरचिम से इसके 4 अभियान पता चल जाते हैं। कौन कौन से? गुरु से क्या? गुजरात, रा से रणथंभौर, ची से चित्तौड़ और मा से मालवा। ये इसके 4 अभियान इससे हमें पता चल जाते हैं। कौन से? गुरचुम से। अगर ये आप लोग ये ट्रिक याद रखते हैं तो आपको इससे ये इतनी चीज़ पता चल जाती है कि इसके कौन कौन से अभियान थे। 4 अभियानों के बारे में यहाँ से हमें पता चलता है। ओके, अब जानते हैं इसके अभियानों के बारे में थोड़ा डिटेल वाइज। ओके, जैसे कि पहला अभियान कौन है? गुजरात अभियान। गुजरात अभियान कब हुआ? ये हुआ 1298 में। कब? 1298। किसके खिलाफ हुआ ये होता कर्णदेव के खिलाफ। किसके? कर्णदेव के खिलाफ। ओके, अब जानते हैं कौन नीचे एक है नुसरत खां। नुसरत खां के खिलाफ इसने दूसरा अभियान किया। किसके? नुसरत खां से। नुसरत खां से इसने किसको खरीदा? नुसरत खां से इसने किसको खरीदा? मलिक काफूर। मलिक काफूर जिसका सेनापति भी रहेगा और इसके नीचे काम करेगा, इसका गुलाम तरीके बोल सकते हैं तो रहेगा। उसको किससे खरीदा? नुसरत खां से इसको खरीदा। कितने में खरीदा? हजार दिनारी। ओके, 1000 दिनारी। उस समय दिनार चलते थे तो किसने खरीदा? 1000 दिनार में। ओके, मैं खरीदा। किससे? नुसरत खां से। किसको? मलिक काफूर को। अब आ जाइए इधर। इधर क्या है? चित्तौड़ अभियान। ये अभियान बड़ा ही महत्वपूर्ण था इसके लिए भी था और भारत के लिए बड़ा, या बोल सकते चित्तौड़ के लिए बड़ा ही क्रूर या बड़ा ही दुखदायी था। क्यों था वो मैं आपकी स्टोरी अभी बताऊंगा तो आप लोग उसमें समझ जाएंगे। जानते हैं इसके बारे में? इसने क्या किया? चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। जब ये चित्तौड़ में आया तो इसने चित्तौड़ का नाम, जिस चित्तौड़ को जीत गया उसका नाम क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। ओके, इसके पीछे एक कहानी है, चित्तौड़ को जीतने की कहानी। कहानी क्या है कि जब ये चित्तौड़ में आता है, जब ये देखता है कि चित्तौड़ एक बड़ा राज्य है, इसको जीतना है, तो ये जीतने के लिए कैसे? इसके जो पीछे वाले राज्य जैसे गुजरात वगैरह इन सबको जीतते हुए आ रहा था आगे। जब ये आगे आ रहा था तो क्या थी इसकी कहानी जानते इसके बारे में? कहानी क्या थी कि ये यहाँ से चित्तौड़ गुजरात जीत के हुए चित्तौड़ की तरफ बढ़ रहा था। चित्तौड़ की तरफ बढ़ रहा था। जब चित्तौड़ की तरफ बढ़ रहा था तो ये आया कहाँ पे? चित्तौड़ में आया। गुजरात जीत के चित्तौड़ की तरफ आया। तब इसने एक बार किसको? रानी पद्मावती को किसी प्रकार से देख लिया। जब इसने उसको देखा तो रानी पद्मावती को जब देखा तो देखते ही इसके मन में एक लालसा जगी कि इतनी सुंदर महिला मेरे से दूर कैसे हो सकती है। इसको रानी पद्मावती को जीतने की होड़ लग गई कि मैं इसको जीत के रहूँगा। इसके दिल में एक तमन्ना आ गई कि मैं इसको अपने पास रखूँगा, इसको अपनी रानी बनाऊँगा, इससे विवाह करूँगा। तो इसने क्या किया? इसने किस पे? चित्तौड़ पर हमला बोल दिया। चित्तौड़ पर जब हमला बोला तो चित्तौड़ पर उस समय कौन था? चित्तौड़ पर उस समय शासक कौन था? रतन सिंह। चित्तौड़ पर उस समय शासक था रतन सिंह। रतन सिंह ने खूब प्रयास किए, खूब अपनी तरफ से कोशिश करी इससे जीतने की, पर इसकी सेना मजबूत थी तो इससे ये नहीं जीत पाए। जब इससे नहीं जीत पाए तो ये जीत गया। जीतने के बाद इसने क्या किया कि ये पद्मावती थी, इसको और इसके जो पद्मावती और इनके दरबार में जो महिलाएं थी उनको ये पकड़ने की कोशिश करने लगा। इसके जो बोल सकते हैं कि इसके जो सैनिक थे वो लोग जो इसके दरबार में महिलाएं थी उनके ऊपर टूट पड़े और ये किसके पीछे पड़ गया? ये पड़ गया रानी पद्मावती के पीछे कि मैं इसको लेके रहूँगा। पर जब रानी पद्मावती ने कहा, पता चला उनके मेरे पति किसकी? ये इनके पद्मावती के पति थे। कौन? रतन सिंह और पद्मावती के ये पति थे। ये दोनों की प्रेम कहानी थी। ओके, तो जब इनको पता चला कि मेरी पति किसकी? रतन सिंह की मौत हो चुकी है, इनकी मृत्यु हो गई है, तो इन्होंने क्या किया कि इनको पता चला कि वो कौन? खिलजी हमें पकड़ने के लिए आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया? अपने आप को और अपने इनके ग्रुप में जो महिलाएं थी वो सारी महिलाएं एक साथ आके क्या किया? इन्होंने जौहर कर दिया। जौहर क्या होता है? जौहर एक प्रकार की आप बोल सकते हैं दर्दनाक मौत होती है। क्यों दर्दनाक मौत है? क्योंकि यहाँ पे ना क्या होता है कि एक आगे का कुंड जला लेते हैं ये लोग, आग का कुंड, और एक साथ ग्रुप में बहुत सारी महिलाएं एक साथ यहाँ पे अपने आप को आत्मदाह कर लेती हैं। आत्मदाह का मतलब अपने आप को आत्महत्या कर लेती है किसी कारणवश, किसी के दबाव में आके, किसी से बचने के लिए।
ओके, तो इन्होंने क्यों किया? इन्होंने किया पद्मावती ने इस किससे, खिलजी से बचने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, इन महिलाओं ने मिलकर क्या किया, जौहर किया। ये जौहर क्या होता है? ग्रुप में अपने आप को आत्महत्या कर लेना, इसको जौहर कहते हैं। ओके, जब ये सब चीज़ें होगी, इसने इसको चित्तौड़ को जीत लिया। फिर इसने क्या किया, खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या कर दिया, खिजराबाद रख दिया। क्या रख दिया? खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम चेंज करके क्या रखा, खिजराबाद रख दिया। ओके, इनकी एक जो रानी पद्मावती थी, तो इनके ऊपर एक किताब लिखी गई। किताब कौन सी लिखी गई? मलिक काफूर ने लिखी है। क्या? पद्मावत। कौन सी बुक लिखी है? बुक लिखी है पद्मावत। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ये कब लिखी इन्होंने? ये लिखी 1540 में, 1540 ईस्वी में इसने ये किताब लिखी। कौन सी? पद्मावत। जो बच्चे फिल्म देखते होंगे उनको पता होगा कि अभी शायद 2018 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पद्मावती। अच्छा, किस किस ने देखी है वो फिल्म? मुझे कमेंट में बताओ भाई। और उस फिल्म से तुम लोगों ने क्या समझा? देखी तो सबने होगी, मेरे हिसाब से 99% बच्चों ने देखी होगी फिल्म। जिन्हें नहीं देखी, देखो जाके एक बार। मैं क्यों कह रहा है ऐसे देखने के लिए? क्योंकि देखो, उसमें चीज़ समझो, आपकी हिस्ट्री से संबंधित चीज़ है उसके अंदर। ओके, कि रानी पद्मावती की इसमें पूरी कहानी बताई गई है कि कैसे कैसे खिज्र जो अलाउद्दीन खिलजी आया, कैसे उनके दरबार में आया, कैसे उनकी इज्जत लूटने की कोशिश करी, कैसे उनके पति रतन सिंह को मौत के हाथ उतार दिया। पूरी हिस्ट्री इनके बारे में पूरी इस फिल्म में ज़्यादातर बताया गया है। तो आप लोग एक बार जरूर देखना फिल्म, मेरे हिसाब से, है ना। तो उसको आज कुछ चीज़ समझ में आती है उस चीज़ में। और मुझे बताना कि किस किस ने देखी है, किस किस ने नहीं देखी, कमेंट में जरूर बताना कि उससे क्या समझे तुम लोग। ओके, ये बात होगी इनके मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी कब? 1540 में। अब इनके बारे में और जानते हैं, जैसे किसके बारे में? अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों के बारे में। इसके दक्षिण अभियानों के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसने क्या क्या दक्षिण में कौन कौन से अभियान किए हैं, दक्षिण के कौन कौन से राज्यों को इसने जीता है। ओके, आते हैं, बात करते हैं। पहले दक्षिण अभियान पे खुद ना जाकर इसने अपने एक इसके सेनापति था उसको भेजा। सेनापति कौन था? सेनापति था मलिक मोहम्मद काफूर। मलिक मोहम्मद काफूर कौन? जिसे इसने खरीदा था। किसने? इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। कितने में? 1000 दिनार में। ओके, इसको खरीदा था। ये कब गया मलिक काफूर? तो ये गया 1206 में, 1306 में इसको वहाँ पे भेजा। कितने? 1306 में भेजा दक्षिण अभियान के लिए, दक्षिण विजय के लिए, कि भाई तुम जाओ दक्षिण में जो इलाके उनको जीतो और अपने एरिया में इसको ऐड कर लो। जैसे अभी पाकिस्तान चीन करते हैं, आते हैं इधर और कोशिश करते हैं भारत को ले जाने की, पर भारत उनको अच्छे से खिलाता है प्रसाद और वापस चले जाते हैं वो लोग। तो ऐसे ही इन्होंने किया, पर कहीं जीते कहीं हारे। आइए, पहले इसने कौन सा अभियान किया? पहले किया देवगिरी में अभियान। देवगिरी में इसने अभियान किया। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ा, फिर किया इसने वरंगल। कहाँ पे? वरंगल में अभियान। वरंगल के किसके लिए? वरंगल में एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था काकतीय वंश। कौन सा वंश? काकतीय वंश। उसके एक शासक थे, किसके? रुद्रदेव। कौन? रुद्रदेव। इसके खिलाफ इसने आक्रमण किया और यहाँ पे इसने जीत भी लिया और शासन भी करना चालू कर दिया इस इलाके में। ओके, और क्या था यहाँ पे? वरंगल से एक बात सामने आती है कि यहाँ पे हीरा था जिसका नाम था कौन? हम बात करते हैं कोहिनूर हीरे के बारे में, जिसके बारे में शायद सबने सुना होगा कि कोहिनूर हीरा एक ऐसा हीरा, बहुत ही बड़ा हीरा और बहुत महंगा है, कीमती हीरा है। ओके, और हीरे के बारे में सबको पता ही होगा। तो हीरे की बात करते हैं। जब ये यहाँ पे वरंगल में था तो उस समय वरंगल में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कासिम जब यहाँ पे आया था तो उसने एक आक्रमण किया और आक्रमण करके वो हीरा यहाँ से ले गया था। कब? वो हीरा यहाँ पे लेके चला गया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ से वो हीरा लेके गया कहाँ पर? क्योंकि ये हीरा कहाँ पे मिला था? वारंगल में ही था उस समय, तो वारंगल से ये लेके चला गया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कासिम जब ये हीरा लेके गया, आगे चला गया, फिर वो पहुँच गया था अपने देश वापिस, है ना। तो वापस आने के बाद फिर ये हीरा कहाँ देखा गया आखिरी बार जो हीरा है कौन सा? कोहिनूर हीरा। कहाँ पे? एक दिलीप सिंह व्यक्ति है जो कहाँ के? पंजाब के शासक थे, उनके पास ये हीरा आखिरी बार देखा गया था। वर्तमान में हीरा किसके पास है? वर्तमान में हीरा एलिजाबेथ के पास है, जो ब्रिटेन की महारानी है। ओके, इनके पास ये हीरा वर्तमान में है। भारत इस हीरे को लाने की कोशिश कर रहा है कि ये कोशिश
हो सके सक्सेसफुल हो जाए, अच्छी बात है कि सक्सेसफुल हो जाए, भारत की चीज़ भारत में वापस आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात रहेगी। क्योंकि जो ब्रिटेन के लोग हैं वो कहते हैं कि ये हीरा हमारा है, हमारे राजा लोग यहाँ पे लाए थे, पर जाहिर सी बात है जो चीज़ हमारी थी वो तो हमारी है ही, उसको कोई सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। बात तो सही है ना। तो इसीलिए अब कोहिनूर हीरा तो भारत का ही था, तो भारत में हो सकता है शायद 2030 तक भारत में आ जाए। कोशिश करो आप लोग भी, जब वर्दी लोगे आपकी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए इस चीज़ में, आप लोग भी कुछ ना कुछ बनोगे, तो आप भी कोशिश करना कि अपना हीरा लेके आओ। भाई मारपीट करके लेके नहीं आओ, कुछ तरीके होते हैं लेने के, ये नहीं चले गए बंदूक चला दी, ऐसा नहीं करना भाई, आराम से संभल के लेना है। ओके, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है, आगे कौन से वंश पे ये हमला करेगा, ये करेगा होयसाल वंश पे। होयसाल वंश पे हमला करने के बाद फिर आगे बढ़ता है ये, फिर एक वंश आता है पांड्या वंश। ये वंश कहाँ के हैं, ये सब वंश दक्षिण के, जैसे हम भारत का अगर मैप बनाते हैं जैसे कि, तो ये भारत का मैप हो गया, आप देखेंगे ये दक्षिण का जो एरिया है, इसने यहाँ से दिल्ली से था ये, तो दिल्ली से ये हमला करते हुए कहाँ पे आएगा, नीचे नीचे आते 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 ये दक्षिण पे हमला, ये दक्षिण पे अपना कब्जा करने की कोशिश करेगा, पर कुछ एरिया पे कब्जा कर पाता है, कुछ पे नहीं कर पाता है। ओके, तो ये तो इसकी बात हो गई। अब इसके और जानते हैं इसके कार्यों के बारे में, इसने क्या क्या कार्य किए। जैसे कि पहले क्या दी, सेना को वेतन दिया जाता था। ओके, फिर वेतन दे, पहले जमीन दी जाती थी, फिर इसने क्या किया, जमीन के स्थान पर वेतन देना चालू किया, और भी कार्य किए सेना के लिए। तो जान चलिए दोस्तों, आते हैं अब अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या था हमारा, अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके कार्य के बारे में जानते हैं कि इसने भाई साहब ने क्या क्या कार्य करवाए। तो इसके कार्य कौन कौन से हैं, अब जानते हैं इसके कार्य के बारे में। जैसे कि नगद वेतन सेना को जो था ना कि नगद वेतन चालू कर दिया। पहले नगद वेतन नहीं दिया जाता था, पहले जो हो गया उतना दे दिया, बात खत्म करो। अभी क्या है ना, अब नगद वेतन देना चालू कर दिया कि अब वेतन मिलना ही है। ये होता है ना कि एक गारंटी होती है, एक गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, समझते हो ना। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, आपकी गारंटी है, पैसा मिलना है और जॉब पक्की है आपकी। पर प्राइवेट जॉब में क्या होता है, भैया पक्की नहीं है जॉब, जब तक है तब तक कर रहे हो, बाकी अपना देखो आगे जाके, कभी भी छोड़ सकते हो। पर गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है, वो आपकी पक्की जॉब, आपकी इच्छा होगी तो छोड़ सकते हैं। पर प्राइवेट जॉब में क्या होता है, आपको निकाल दिया जाता है, आपके मालिक की इच्छा होती है उसमें। ओके, तो ये फ़ायदे होते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के। तो यहाँ पे भी ऐसा ही था। ओके, और क्या था, स्थायी सेना कर दी इसने। अब सेना को भी स्थायी कर दिया कि अब सेना स्थायी रहेगी। पहले क्या था, पहले सेना स्थायी नहीं होती थी। जब ये युद्ध पे जाते थे तो सेना इकट्ठा कर लेते थे, इधर से कुछ लोग बुला लिए, उधर से कुछ लोग बुला लिए, तो एक प्रकार से ये लोग सेना इकट्ठा कर लिया करते थे। अब इनने क्या किया कि स्थायी सेना करना शुरू कर दिया। स्थायी सेना से इसको एक फ़ायदा हुआ। फ़ायदा क्या हुआ, ये इसके पास जो सेना होती थी उसमें क्या होता, लोग पहले से प्रशिक्षित होते थे, कि पहले से उन लोगों को सेना के बारे में जानकारी थी, लड़ाई झगड़ों के बारे में, और लड़ाई कैसे करनी है दूसरे देश से या दूसरे सेना से, तो इनको सब पता था, क्योंकि बार बार सिखाना नहीं पड़ता था इनको, पहले से ट्रेनिंग होती थी इन लोगों के पास। तो ये स्थायी होने का इनका एक फ़ायदा रहा इन लोगों का। स्थायी रही, स्थायी सेना कर दी। और क्या किया इसने, बाजार व्यवस्था चालू कर दी। बाजार व्यवस्था मतलब बाजार पर नियंत्रण, कि बाजार पर सारा नियंत्रण रहना चाहिए इसका, क्योंकि बाजार में क्या था, कोई चीज़ सस्ती दे रहा है, कोई महंगी दे रहा है, बहुत प्रकार के घोटाले हुआ करते थे। तो इसने बाजार पर नियंत्रण रखना चालू कर दिया, और मूल्य के नियंत्रित कर दिया कि इस चीज़ का ये मूल्य रहेगा, इस चीज़ का ये मूल्य रहेगा। अगर कोई मूल्य बढ़ाता है तो उसको सजा दी जाएगी, सर कलम, सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये सजा दे रखी थी इसने। ओके, और क्या था, घोड़े दागने की प्रथा। घोड़े दागने की प्रथा इसने चालू करी। घोड़े दागने की प्रथा जैसे घोड़े के ऊपर अपनी मोहर लगाना, अपने राज्य की मोहर लगाना, या अपने जो इनका प्रतीक चिन्ह होता है तो उसकी मोहर लगाना, घोड़े दागने की प्रथा। ओके, और क्या, हुलिया बनाने की प्रथा। हुलिया मतलब आपका जो थोपड़ा होता है ना, जिसको हम चेहरा बोलते हैं, वो चित्र बनाने की प्रथा, तो उसको बोलते हैं हुलिया बनाने का प्रथा, या बोलते हैं मूर्तिकार। तो ये थी हुलिया बनाने की प्रथा, इसने चालू करी। और क्या किया, एकता प्रणाली जो थी ना, पहले जो चलती आ रही थी, किसके समय पे, ये किसके समय पे, अल्तुनिया के समय पे, रजिया सुल्तान के समय पे, और उसके पिता के समय पे। ये प्रथा कौन सी थी, एकता प्रणाली चलती आ रही थी, इसको इसने समाप्त कर दिया कि भैया आज से एकता प्रणाली खत्म, अब ये नहीं चलेगी। ये एकता प्रणाली किस वंश से संबंधित है, एकता प्रणाली गुलाम वंश से संबंधित है। ओके, तो किस वंश से है, गुलाम वंश से। ओके, और क्या है नीचे 7 नंबर पे क्या है, 7 नंबर मंडियों का गठन। इसने क्या किया कि मंडियों का गठन करना चालू किया, कि अब कौन कौन सी मंडी को कैसे कैसे प्रोसेस बाय प्रोसेस चलाया जाएगा, कौन उसका प्रमुख रहेगा, कौन इसमें क्या क्या कार्य करेगा। तो जैसे कि प्रमुख कौन था, सेना एवं मंडी, ये एक प्रमुख हुआ करता था इसमें, इसका नाम बोला गया, सेना एवं मंडी का एक प्रमुख व्यक्ति हुआ करता था। ओके, और क्या था, इसके गुप्तचर थे।
मैंने आपको बताया कि गुप्तचर थे तो बताते थे कि मंडी में क्या हाल चल रहा है, कौन कैसी स्थिति में है, कितना किसान से कौन धांधली कर रहा है, कौन मिलावट कर रहा है, ये सभी लोग पता करते थे। और भी चीज़ें थी। ओके, कौन थे, इसको क्या कहा जाता है, गुप्तचर को वारिद, क्या वारिद कहा जाता था। ओके, और क्या था, माप तोल का अधिकारी। एक इन्होंने माप तोल का अधिकारी बनाया कि आप जाओगे मंडी में पता करोगे कि जो माप तोल की प्रक्रिया चल रही है वो सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, माप तोल में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। पता चले कि आप लेने गए 1 किलो तेल और आपको दे दिया 700 ग्राम, ख़त्म 250 ग्राम, तो वही तो आपको इसीलिए इसने बनाया कि अब एक माप तोल का अधिकारी रहेगा, वो जाएगा पता करेगा सारी चीज़ परफेक्टली हो रही है कि नहीं हो रही है उसके राज्य में। ओके, तो उस माप तोल के अधिकारी को क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता नाजीर। क्या कहा जाए, नाजीर कहा गया उसे। ओके, और क्या बात है, आते हैं और जानते हैं। अलाउद्दीन के समय एक व्यक्ति आया जिसका नाम माकपोल। माकपोल इसके समय पे आया। वो व्यक्ति कहाँ का था, वो व्यक्ति इटली का रहने वाला था। ओके, इटली से ही आया था माकपोल। माकपोल के बारे में हम लोग जब इससे आगे वाले शासक के बारे में पढ़ेंगे ना तो उसमें और इसके बारे में जानेंगे। ओके, इसने फिर कुछ टैक्स लगाना शुरू किया, लोगों के ऊपर कुछ टैक्स लगाना शुरू कर दिया कि भैया ये सुविधा हम आपको दे रहे हैं, इसकी जगह पे आप हमें पैसे दिया करोगे। जैसे अभी सरकार आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लेती है 2 प्रकार से। एक तो डायरेक्ट क्या कि आप स्वयं जाके भरते हो टैक्स। कैसे टैक्स भरते हो, जैसे मान लो आपकी तनख्वाह 2 लाख से ऊपर है या 3 लाख से ऊपर है तो आप लोग टैक्स भरते हो जनरली। और जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या गवर्नमेंट में जो लगे हुए हैं वो सारे टैक्स भरते हैं। ओके, तो और विदाउट इनडायरेक्ट कैसे हुआ, इनडायरेक्ट ऐसे हुआ कि जब हम सामान लेने जाते हैं तो सामान के ऊपर आप लोगों ने देखा GST, CGST, SGST, ये सारे टैक्स ऑलरेडी उन चीज़ों पे लगा दिए जाते हैं। वो चीज़ हम जब खरीदते हैं ना, जैसे हम 10 रुपये की चीज़ खरीदने गए तो कंपनी से कितने की बनी होगी, 4 रुपये की, धीरे धीरे आते आते वो 10 की हो जाती है। उस पर इतने सारे टैक्स लग जाते हैं, वो टैक्स जाते कहाँ है, सारे गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं। तो हम इस प्रकार से टैक्स देते हैं, हम डायरेक्ट सरकार को ना देके कंपनी को देते, कंपनी सरकार को देती है टैक्स। ओके, तो ये एक प्रकार का टैक्स है, वो हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर जानेंगे क्या होता है टैक्स। ओके, इन्होंने किया आवास कर, घर के ऊपर कर लगा दिया कि भैया अभी तुम घर बनाओगे तो उस पर कर देना पड़ेगा, कि ज़मीन के ऊपर कुछ भी अगर बनाओगे तो उसका एक आपको मूल्य देना पड़ेगा, जिसे हम घराई कर भी बोल सकते हैं। ओके, कृषि कर, कौन सा कर लगा दिया, कृषि कर। अगर आप कृषि करते हो तो कृषि में कुछ % हिस्सा आपको सरकार को देना पड़ेगा। सरकार मतलब उस समय का प्रशासन को आपको देना पड़ेगा, वर्तमान जिसे हम सरकार कहते हैं। ओके, जैसे गेहूँ करोगे, खेती कुछ भी करोगे तो उसमें गेहूँ, चावल, जौ जो भी करना है उस पर आपको सरकार को कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। सिंचाई टैक्स, सिंचाई टैक्स भैया कैसे, अभी तो नल है, अभी तो समर है, पर भैया पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले समर नहीं थी, ना पहले नल थे, पहले बिजली भी नहीं थी यहाँ तक। तो पहले क्या था, पहले आगे थे। और पानी की व्यवस्था कहाँ से हुआ करती थी, आपने देखा होगा ज़्यादातर राज्य या ज़्यादातर जो शासन या प्रशासन हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं, वो नदियों के किनारे हुए हैं। नदियों के किनारे होने का फ़ायदा क्या था, और क्यों नदी किनारे लोग बसते थे, नदी किनारे इसलिए बसते थे क्योंकि इन्हें वहाँ से कुछ जो ज़रूरी पानी है, पानी की सुविधा वहाँ से अवेलेबल हो जाती थी आसानी से। और फिर ये लोग करते थे वहाँ से पानी का प्रयोग किस में, सिंचाई में। तो उस समय नदी की, जैसे यमुना नदी है, कहाँ से, दिल्ली के बाहर से निकली हुई है, तो ये यमुना नदी इन लोगों का किसका काम करती थी, सिंचाई का काम करती थी उस समय। ओके, तो इसने क्या किया कि सिंचाई पे भी कर लगा दी कि आज से आप लोग सिंचाई करेंगे, नदी से जो पानी लेंगे उस पर भी कर लगाया जाएगा। अब भाई साहब देख लो कि प्राकृतिक चीज़ों पे भी भाई साहब ने कर लगाना चालू कर दिया। प्राकृतिक चीज़ क्या क्या, देखो कृषि भी प्राकृतिक है, करते हैं खेती उसकी बंदे की, वही कर रहा है, पर कोई बाहर से व्यक्ति आता है और कर लगा के चला जाता है कि आप मुझे इस चीज़ का कर दोगे, बात खत्म। ये भी कोई बात हुई। सिंचाई कर, सिंचाई कर जैसा कि बता दिया, ये फ्री की चीज़ है, इस पर भी कर लगाना शुरू कर दिया। सोचा देखा कि एक व्यक्ति आया जिसने पानी बोतल में बेचना चालू कर दिया, इससे पहले किसी ने दिमाग लगाया था, अगर लगा लेता तो फिर फ्री की चीज़ भाई साहब ने क्या किया, थोड़ा साफ किया, बोतल में बंद किया और बेचना चालू कर दिया। तो यही होता है बिजनेसमैन, आजमाओ। ओके, करते निर्माण कार्य, क्या क्या इसके निर्माण कार्य है, इसने क्या क्या बनाया, इसने किया सीरी का किला पूर्ण किया। पूर्ण मतलब क्या, ये पहले नहीं बना था क्या, नहीं, पहले बना था। पहले इसको किसने बनवाया था, पहले इसको बनवाया था बलबन ने, पर उस समय तक ये पूरा नहीं बन पाया था।
तो इसको पूरा करने का कार्य किसने किया? इस किले को पूरा करने का कार्य किसने किया? पूरा करने का कार्य किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने इसे पूरा किया। ओके, और क्या है? अलाइन दरवाजा। इसने अलाइन दरवाजा का निर्माण करवाया। अगर आप जाओगे तो देखोगे अलाइन दरवाजा आप लोग मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छा से अच्छा दरवाजा है अलाइन दरवाजा। ओके, और क्या है? और हजार खंबा महल। इसने हजार खंबा महल की नींव रखी और इसका निर्माण करवाया। किसका? हजार खंबा के महल का निर्माण। और क्या है? जय्यद खान का निर्माण करवाया, और मस्जिद का निर्माण करवाया, और हौज खास। इसने हौज खास का भी निर्माण करवाया है, जो वर्तमान दिल्ली में स्थित है हौज खास। ओके, हौज खास का इसने निर्माण करवाया है। ये इसके निर्माण कार्य रहे, और भी इसके निर्माण कार्य रहे। थोड़ा बहुत और जानते हैं इसके बारे में, क्या क्या चीज़ें और भाई साहब ने करी हैं। ओके, आइए दोस्तों, आप जानते हैं इसके बारे में कि इसके दरबार में कौन से व्यक्ति रहे हैं। तो जैसा हम बात कर रहे थे इसके दरबार में अमीर खुसरो और किसके दरबार में रहे हैं? अमीर खुसरो किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, प्लस किसके? जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में और थे को, और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में और जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में ये रहा है। ओके, कौन? अमीर खुसरो। इसने क्या लिखा है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है तूतीय ए हिंद इसको कहा जाता है। इसने पुस्तक कौन सी लिखी है? इसने 3 पुस्तकें लिखी हैं। एक तो आशिक, दूसरी तुगलकनामा, तीसरी खजाइन उल फतुह। आशिक, तुगलकनामा और खजाइन ए उल फतुह। ओके, इसने क्या क्या आविष्कार किया है? आविष्कार के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले हम कहाँ पे पढ़ चुके हैं? जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हमने इसके बारे में पढ़ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 8 राजाओं के शासनकाल में रहा है, तो इसके बारे में हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके हैं। इन्होंने क्या आविष्कार किया है? इसने सितार का आविष्कार किया है, तबले का आविष्कार किया है, और क्या आविष्कार किया है? कव्वाली का आविष्कार किया है, और कौन सी? और जो हम एक बोली बोलते हैं खड़ी बोली, इसने उस बोली का आविष्कार किया। कौन सी? खड़ी बोली का आविष्कार। ओके, आइए अब आते हैं इधर मुबारक शाह खिलजी। ये भाई साहब यहाँ से जाके ख़त्म हो जाएंगे, इनका टॉपिक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर व्यक्ति आता है मुबारक शाह खिलजी। कौन आता है? 1316 से लेके 1320 तक, और 1320 ही खिलजी वंश का आखिरी शासनकाल रहा है। ओके, तो मुबारक शाह खिलजी इसके बारे में जानते हैं। ये भाई साहब बड़े ही आशिक मिजाज बोल सकते हैं, जानते हैं आगे। 1316 से लेकर 1320 तक रहे हैं। ओके, इन्होंने क्या किया? स्वयं को खलीफा कहा। स्वयं को इसने क्या किया? खलीफा घोषित कर दिया कि आज से मैं खलीफा हूँ। स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। और क्या? ये एक पागल बादशाह था। इसको पागल बादशाह कहा जाता था लोगों के द्वारा कि ये पागल बादशाह है भैया। तो ये पागल कहने का कारण क्या था, जानते हैं आगे? यह कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहन के आता था। स्त्रियों मतलब महिलाओं के कपड़े पहनकर दरबार में आ जाया करता था। इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि मैं राजा हूँ क्या हूँ। कभी कुछ पहन के आ गया स्त्रियों के, कभी कुछ पहन के आ गया, कभी बिना ही कपड़े के आ जाया करता था। ऐसा बड़ा ही पागल शासक बोल सकते इसको। तो इसलिए इसको जनता ने क्या कहा? पागल शासक घोषित कर दिया कि ये तो पागल शासक है, इसको तमीज ही नहीं है। और क्या? 1320 में इसके वजीर कौन था? इसका वजीर खुसरो शाह ने इसकी हत्या कर दी। कितने? 1320 में। फिर उसके बाद आया खुसरो शाह। फिर भाई साहब खुसरो शाह ने शासन करना चालू किया, और खुसरो शाह की भी एक व्यक्ति हत्या कर देता है जिसका नाम है गाजी भी 1320 में ही इसकी हत्या कर देता है, जिसका नाम है गाजी, जिसे हम आगे जाके इसके अगले वंश के बारे में पढ़ेंगे। गयासुद्दीन तुगलक इसका पूरा नाम, जिसे शॉर्ट नेम में गाजी बोलते हैं। इसकी उपाधि होती है, गाजी की एक उपाधि है। ओके, तो ये वीडियो यहीं तक थी, और इसमें हमने पूरा कौन सा? खिलजी वंश को पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। खिलजी वंश को हमने पूरा कवर किया है इसमें। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। सब्सक्राइब करने से भाई आपका ना कुछ जा रहा है ना मेरा कुछ जा रहा है। सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और
अगर कर दोगे तो मुझे एक चीज़ मिल जाएगी कि हाँ चलो ये किसी ने सब्सक्राइब किया मुझे, आपको पढ़ने को मिल जाएगा, हमें सब्सक्राइब मिल जाएगा। ओके, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए जिससे आपके दोस्त भी पढ़ चुके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।